प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के लिए उपयोगी है तो फिर इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। आज का जो हमारा विचारने विषय है, जिस पर हम ये वार्ता करने जा रहे हैं, यह विषय है कि लगभग 1 वर्ष आज हो चुका है, 1 वर्ष से भी ज़्यादा, 1-2 दिन, और हमारे किसान भाई आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। और वो क्या मांग कर रहे हैं? पहले तो आपने सुना होगा कि वो 3 कानूनों की 3 काले कानून कहते थे, इन्हें वापस करो। तो जब आम व्यक्ति अब तक यही समझ रहा था कि भाई किसानों की ये मांग है कि 3 काले कानून वापस किए जाएं। लेकिन जब अब आप सुना होगा आपने, एक प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को गुरु पर्व के अवसर पर जब गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व मनाया तो वहाँ ये घोषणा कर दी कि मैं इन 3 कानूनों को वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी कानून देश के लिए लेकर आया था, दीपक जैसा दिया, लेकिन इस सत्यता को मैं समझा नहीं पाया। और जब मैं इसको समझा नहीं पाया तो मैं देश के हित में, जो मैंने किसानों के हित में लागू किया था, वो देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन अब फिर बड़ा सबको लगा कि भाई अब जो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जनता परेशान है, 1-1 घंटा के रास्ते में 4-4 घंटा लग रहे हैं, पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है रास्ते में, जाम में। अब ये रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक मांग जो आई वो एमएसपी की आई कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए। अब एमएसपी क्या चीज़ है, ये विचारनीय विषय है कि ये क्या तो मांग कर रहे हैं और सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को समझना आवश्यक होगा कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर फास्ट एंड प्राइसेज बनाई गई, यानी कृषि लागत मूल्य आयोग। इसका काम क्या था कि इसका ये पता करना था कि कृषि का जो उत्पाद हो रहे हैं उन पर लागत कितना होता है और उसका मूल्य क्या होना चाहिए। ये एक किसानों के हित में उठाया गया कदम था, क्योंकि 70% लोग बाग यहाँ पर किसान हैं, यानी जो भूमि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जय जवान जय किसान। और महर्षि दयानंद जी ने भी राजाओं का राजा किसान को बताया है, वो किसी तरह कंगाली में ना रहे, परेशानी में ना रहे। तो ये कानून क्या कहता है, जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इंग्लिश में जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि जितनी लागत फसल पर आई है, इसमें लगभग 25 चीज़ें आती हैं और जिनमें 7 अनाज भी हैं। उनमें सरकार ये तय करती है कि इसके ऊपर जितनी लागत आई है और लागत आने पे जितना उसे बचत होनी चाहिए, कम से कम इतना मूल्य उसको मिल जाना चाहिए किसान को। तो ये क्या है, ये एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो किसान कर रहे हैं, वो ये चीज है। और एक इस चीज लागू करने के लिए एक और चीज होती है, जैसे हमने बताया कि एक जो कृषि का लागत मूल्य आयोग है, और वह मूल्य कितना हुआ, लागत कितनी आई। और एक और है कि जिसे APMC कहते हैं। ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति। इसका काम क्या है
कि बाजार के अंदर जो सामान बेचा जा रहा है उसकी व्यवस्था क्या है, यानी मार्केटिंग की व्यवस्था जो संभालते हैं वो ये एपीएमसी संभालती है। अब जो एमएसपी है जिसके लिए मांगा जा रहा है, इसके जो हम उदाहरण देखते हैं, इसके अंदर क्या बाध्यता सरकार की हो जाती है और क्या लाभ कृषक को मिलता है। सरकार की यह बाध्यता होती है, उसने जो रेट निर्धारित कर लिया है उस रेट पर उस पदार्थ को खरीदने के लिए वो बाध्य होती है, जिससे उसका मार्केट में बहुत ज्यादा उत्पाद हो जाने की वजह से भी ये भय नहीं रहता कृषक को, किसान को, वो उसे न्यूनतम रेट नहीं मिलेगा या लागत का मूल्य भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी वो रिपोर्ट तैयार होती है, गन्ने के रेट तय किए जाते हैं, धान के रेट तय किए जाते हैं, गेहूं के तय किए जाते हैं। तो ये जो सरकार है उन चीजों को खरीदती है, लेकिन जितना उत्पाद होता है उतना आज भी नहीं खरीद पाती है। लेकिन उस अवस्था में यदि ये लागू हो जाता है तो जितना उत्पाद है टोटल उसे वो खरीदने के लिए बाध्य होगी। आप देखेंगे जैसे आज की तारीख में जो धान है, जितना हरियाणा और पंजाब दो सरकारें ले पा रही हैं उस जो मूल्य निर्धारण किया गया जो एमएसपी पर है, उसी को मांगने के लिए राजस्थान के किसान को पिटाई होती है। यानी जो धान उसके अंदर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर 1890-1800 बिक रहा है, वही धान राजस्थान के किसान से 1200 रुपया में लिया जा रहा है। जब वो इस बात की आपत्ति करता है तो वो उनको कांग्रेस द्वारा लठ्ठाया जाता है, पीटा जाता है। और जब कांग्रेस ही ये डिमांड कर रही है, यदि किसानों का हित चाह रही है, इसको लागू करवाना चाहती है, तो वहां राजस्थान के अंदर किसानों के लिए हित के लिए कांग्रेस क्यों नहीं करवा पाती। अब एक और सुनेंगे कि शांता कमेटी का नाम आपने और सुना होगा, शांता कुमार कमेटी। ये पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा के। तो जैसे ही मोदी जी की सरकार आई बनी तो उन्होंने इस पर विचार करने के लिए एक जो हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं तो उनके शांता कुमार जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई। और वो कमेटी जो बनाई उसको ये दायित्व दिया गया कि वो इस बात का अवलोकन करे, विचार करे कि हम किसानों की गरीबी कैसे हटा सकते हैं, इस क्षेत्र में क्या हमें करना चाहिए, इस नया क्या करना चाहिए कि जो अब नहीं है और वो हो कैसे। तो जो शांता कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसने पाया कि जो ये एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जो चल रहा है जिसे आप देते हैं, इससे लगभग कुल 6% किसानों को लाभ होता है और 94% किसानों को लाभ नहीं होता है। और उन्होंने इस प्रणाली में और अनेक सुझाव दिए कि आपको ये प्रणाली जो एपीएमसी की है, जो एफएसआई है, इसको पूरी तरह इसमें परिवर्तन करना चाहिए, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और उनकी जो रिपोर्ट थी वो यह थी कि जो इतना खर्च होता है एमएसपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना खर्च होता है, ये चाहिए कि ये राज्य जो हमारी राज्य की जो सरकारें हैं इसका वहन वो करें, सेंटर पर ना जा करके। और उसने ये भी रिपोर्ट दी कि जब आपको जो सस्ता अनाज देना ही है तो उसे आप सीधा जल्दी दे दीजिए। आप लेते हैं, भंडारण करते हैं, फिर महीने महीने में उसका वितरण करते हैं, तो एक बहुत बड़ी टीम की व्यवस्था होती है जो बहुत खर्चा हो जाता है। यदि किसान से 2000 रुपये किलो में गेहूं ले लिया जाता है तो लगभग 3000 रुपया का गेहूं पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके वितरण तक, और फिर उसे 3 रुपये किलो में वो बेच देती है। अब ये लगा लीजिए 30 रुपये किलो में खरीदा गया और 3 रुपये किलो में बेच दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये भार जो हमारे ऊपर सेंटर के ऊपर है ये ना हो,
और ये यदि राज्य सरकारें देने में सक्षम है तो वो दें, नहीं सेंटर ना दें। अब इसमें क्या तो बाध्यता है, क्या किसान की जो स्थिति है और हमारी गवर्नमेंट को परेशानी क्या आती है इसके करने से। अब जैसे किसी यदि एमएसपी लागू है, कानून बना दिया जाता है, तो सरकार की बाध्यता होगी कि कितना ही भी कैसा ही भी अनाज वो पैदा कर दें, उसको लेने की सरकार की बाध्यता होगी और किसान को उसका लाभ मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो किसान, सरकार ने इसका क्या ऑप्शन दिया? सरकार ने इसका ऑप्शन ये दिया कि भाई जो ये मार्केट है, जो एपीएमसी है, यानी जो कृषि उत्पाद बाजार समिति है, हम इसे खत्म कर देते हैं और हम एक अधिकार दे देते हैं जो किसान को, अकू अपना कहीं भी माल खुला बेचे। और एक जो बड़े बड़े, उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया, अब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो एक ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि एग्रीमेंट पहले ही कर लिया जाएगा आपका। जो भी आप किसान में किस फसल किसान बोना चाहता है, तो जो बड़े कंपनियां हैं वो किसान से ये तय कर लेंगी कि आपका जो ये उत्पाद होगा, मान लिया मैं 40 रुपए किलो में खरीदूंगी, और ये दोनों एग्रीमेंट दोनों की सहमति से होगा। किसान उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ना कोई भी पूंजीपति उसे मानने के लिए बाध्य है। दोनों स्वतंत्र हैं, वो कमिटमेंट करें या ना करें। हाँ, यदि वो कमेंट कर लेते हैं तो वो पूंजीपति भी बाध्य है और वो काश्तकार किसान भी बाध्य है। माना कि 40 रुपये रेट कर दिया जाता है और जब फसल तैयार, ये जब तय हो जाएगा जब फसल बोई भी नहीं गई है, फसल बोई भी नहीं गई है, ये जब तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन जब फसल तैयार हो जाएगी तो भले ही उस समय यदि कमिटमेंट 40 रुपये प्रति किलो का है और उस समय फसल का रेट 20 रुपये हो जाता है, तो पूंजीपति 40 रुपये में खरीदने के लिए बाध्य होगा। और यदि उस समय बिक्री के समय जब फसल तैयार हुई है उसका मूल्य 50 रुपये किलो हो जाता है, तो फिर भी किसान उसे 40 रुपया देने में बाध्य होगा। तो ये तो एक सिस्टम उन्होंने दिया, सरकार ने इसे देने की कोशिश की और बताया। और एक जो ये कानून जो व्यवस्था है, अब जैसे खुली छूट देना चाहते हैं किसानों को, जो डर है ये 1906 में लगभग बिहार के अंतर्गत ये जो एमएसपी खत्म कर दी गई है, वो वहाँ के किसान परेशान है। और जो यदि पूर्णतः लागू कर दी जाती है तो इसका भी एक उदाहरण देखिए कि ये एमएसपी अमेरिका के अंदर दूध पर लागू कर दी गई थी। और जब ये दूध के ऊपर लागू कर दी गई, यानी जो न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित करके जब अमेरिका में लागू हुई, तो दूध का एकदम इतना उत्पाद बढ़ गया कि गवर्नमेंट उसे खरीदने में असमर्थ हो गई, उसे खरीद नहीं पाई। मार्केट है नहीं, न्यूनतम रेट रख दिया, आगे मार्केट में खपत नहीं, डिमांड नहीं है। तो ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कहा भाई हम दूध तो नहीं ले पाएंगे, आप चीज़ दो बना करके। वो दूध से जैसे मीठा बनाते हैं कि चीज़ नाम का पदार्थ बनाया जाता है, वो बना के देने लगे। लेकिन हुआ क्या, उसमें मिलावट आने लगी। तो ऐसी अवस्था में मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गई, दूध बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सरकार के पास में ऑप्शन नहीं था, निरंतर ऋण में दब रही है, कहीं भंडारण करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो चीज़ तैयार थी वो तो सरकार ने बांट दी अपने नागरिकों को, और आगे से जो ये एमएसपी थी अमेरिका में ख़त्म करनी पड़ी। तो ये तो विदेशों में भी इसके ऊपर जो कानून बनाई गई, देखो दोनों ही अवस्था है। एक तरफ बिहार में कोई सुधार नहीं हुआ जिसको सरकार कह रही है, उसमें क्या न्यूनता रही है, और एक यदि ये मान ली जाती है तो अमेरिका जैसा देश इसमें विफल हो गया। जो मैं उन दोनों पक्षों से एक बात कहना चाहूँगा, ना तो ये देश केवल सरकार की सोच से चलेगा और ना केवल किसान की सोच से चलेगा। यदि किसान चाहता कि केवल मेरा ही भला हो और मुझे देश से कोई संबंध नहीं है, यदि एमएसपी लागू होती है जिसकी मांग आज आंदोलन में की जा रही है, तो उसके मुताबिक चाहे कितना ही अन्न पैदा हो और उसकी कोई क्वालिटी हो, वो सरकार को लेना पड़ेगा, वो कितने ही घाटे में जाए, इससे किसान को कोई मतलब नहीं है। और क्वालिटी, अब आप देखेंगे जहां
इनका ये दायित्व बनता है कि सरकार के कंधों पर इतना भार लाद देना चाहते हैं, देश के ऊपर इतना भार लाद देना चाहते हैं कि हमने माल तैयार कर दिया, अब उसे लेने के लिए सरकार की बाध्यता है। अब आप ये भी कह सकते हैं, शायद आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा हो कि गवर्नमेंट ये इन्हीं के अनाजों के रेट तय क्यों करती है, और के तो तय क्यों नहीं करती। एक तरफ है लगेगा जो व्यक्ति जानते नहीं है उन्हें तो लगेगा कि किसानों के साथ तो एक तरह जुल्म है। भाई हर जो भी कंपनी तैयार होती है अपने माल उत्पाद तय करती है, अपने रेट वो निर्धारित करती है, चाहे भले 4 की चीज़ है 400 में बेच दे, लेकिन किसान की क्या मजबूरी है कि जो उसके रेट गवर्नमेंट तय करती है। अरे पता था उसे कितनी लागत आई है। लेकिन अब दूसरे पहलू देखिए, आपने अपनी कंपनी में कोई उत्पाद तैयार किया, आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी रेट रख सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी का तैयार माल वो खरीदने के लिए बाध्य हो। यहां में एक विषम परिस्थिति क्या है कि वहां पर वो अपना रेट निर्धारित करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन किसी खरीदने में बाध्य नहीं कर सकता। वहां उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है वो किसी सरकार को बाध्य कर दे कि मेरे उत्पाद को आप खरीदो। यहां किसान की उधर बाध्यता क्या है कि रेट का निर्धारण कौन करती है, वो एक समिति करती है जिसे हम CACP कहते हैं। उसने लागत मूल्य लगाकर वो निर्धारण कर दिया और उसको लेने के लिए फिर MSP के द्वारा बाध्य किया जाता है सरकार को। बात को समझ में आई। और दूसरी जगह जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादन की कीमत कोई भी अपने अनुरूप रख सकता है, लेकिन वो किसी को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता सरकार को। मान लिया आप जूता बना रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 100 के जूता के 200 रुपये रखें, लेकिन आप उस जूता को यदि आपके नहीं बिकते हैं तो सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन यदि अनाज जो वे आपकी लगभग 23 वो हैं वस्तु जिनके ऊपर MSP लागू होता है, उन जिनमें 7 अनाजें हैं, उनके लिए खरीदने के लिए सरकार बाध्य है। इसलिए सरकार को एक ऐसी आयोग की आवश्यकता पड़ती है जिसको कृषि लागत मूल्य आयोग कहते हैं, जो ये निर्धारण करती है कि उस पर खर्च कितना हुआ है। और फिर जो एक दूसरी APMC है जो कृषि उत्पाद बाजार समिति है, वो उसको बेचने की व्यवस्था करती है। उसके तहत जो APMC है वो बाध्य करती है MSP के आधार पर सरकार को। समझ आई बात। यानी किसान जो चीज तैयार करता है उसका निर्धारण जो गवर्नमेंट करती है, ये बड़ा एक आपको विचित्र लगेगा, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं अब माल तैयार करे रेट उसके दूसरे खरीदार तय करते हो। लेकिन किसान के साथ तो लगता है बड़ा जुल्म है, ये माल तो तैयार ये करता और रेट तय बैठे हो AC में जो व्यक्ति बैठे हैं वो तय करते हैं। लेकिन इसके 2 पहलू हैं मेरे भाइयों। दूसरा पहलू क्या है कि वो रेट निर्धारित कर कर उतने रेट पर खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। वो इतना अधिक रेट होता है उस पर लेना नहीं चाहते हैं। अभी यही तो हुआ था राजस्थान के अंतर्गत 1200 में धान लिया जा रहा था, जबकि वो 1890 रुपया कुछ था धान के लिए न्यूनतम रेट। यदि उसकी MSP की बात लागू है जैसे, और यदि CACP है उसने अपनी रिपोर्ट करके तैयार कर दी कि भाई 1890 रुपये से धान कम नहीं खरीदी जाएगी, लेकिन 1200 रुपये में धान काश्तकार बेच रहा और वही पूंजी पद्धति खरीद करके फिर उसे सरकार को बेचेंगे। तो ये दोहरी नीति जो है अड़झी हुई है, बहुत बारीकी से चिंतन और इसमें सुलह की आवश्यकता है। अब जैसे आपकी समझ में आया कि जो MSP है वो लागू करने के बाद सरकार बाध्य है और किसान को एक स्वतंत्रता मिलेगी वो अपनी माल को वहां बेच सके। लेकिन उसमें एक और भी दोष है कि जहां यदि ये लागू होती है तो फिर ये भी लागू करना पड़ेगा, फिर किसान को इस बात के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा आगे व्यवस्था लागू करने के लिए कि उसको उत्पादन क्या करना है। वो फिर अपनी मर्जी से गेहूं ही पैदा नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी से केवल गन्ना पैदा नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से केवल धान पैदा नहीं कर पाएगा। यदि ये कानून लागू कर दी जाती है
तो फिर जो खरीदार है वो तय करेगा, मैंने ये रेट तो निर्धारित कर दिया लेकिन मैं ये चीज इतनी खरीदूंगा तो मैं ये भी बना के देनी पड़ेगी। मान लो देश को आवश्यकता है, माना कि एक जगह देश है प्रधानमंत्री मोदी जी, अब वो पूरे देश की आवश्यकता है, किसी को दाल चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को रजाई चाहिए। अब एक तरह किसान मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टिकैत है, एक तरफ राकेश टिकैत है। अब राकेश टिकैत जी ये कहते हैं कि मुझे और से कोई मतलब नहीं है, मैंने जो गेहूं पैदा कर दिया है वो उसे आप खरीद के भंडार में भर लो, तुम्हारे पास में दाल नहीं है तो मेरा कोई मतलब नहीं, अनाज और चावल नहीं है तो मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे पास तो मैंने जो पैदा कर दिया उसको ले लो, या की भी मेरी कोई बाध्यता नहीं है, वो क्वालिटी कैसी है, हाँ मेरी जो क्वांटिटी की मेरी बाध्यता नहीं है, मैं कितना उत्पाद करूंगा, और क्वालिटी की मेरी बाध्यता नहीं है। जबकि मार्केट में हमारे देश का जो सामान है वो नहीं बिक पाता क्योंकि हमारी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। और वो किस लिए बढ़िया नहीं होती, अब ये जितने किसान बैठे हैं, मैं एक आप नई बात आज को बताने जा रहा हूं, और जो गन्ने का काम करते हैं, जितने भी गन्ने के जूस की दुकान कहीं भी हैं, यदि आप इनसे कहोगे कि तुम गन्ने का जूस पी लो तो जूस नहीं पियेंगे। आप कहेंगे कि गन्ने का जूस क्यों नहीं पियेंगे, इनको पता है गन्ने का जूस जूस नहीं है, जहर है। ऐसे भयंकर केमिकल के उत्पाद करने में, तैयार करने में लगाए जाते हैं जो महारोगों का कारण है। आज पूरा विश्व जो बीमार हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। जहां किसान है कि ये भार लाद देना चाहता है देश के ऊपर कि मुझे ये श्योरिटी दीजिए, मैंने जो उत्पाद कर दिया उसको सही कीमत पे लेने के लिए सरकार बाध्य हो। और सरकार किसके लिए ले रही है, सरकार माने 20 में खरीद के 30 में जो पड़ रहा है, 3000 में पड़ रहा है, 3000 में लेकर 3 रुपया में दे रही है, लगभग 27 रुपए की सब्सिडी खर्च करके जो अपने खाते से दे रही है, वो किसके लिए दे रही है, वो नागरिक के लिए दे रही है। और जो तुम नागरिक के लिए तैयार कर रहे हो, तुम तो जहर तैयार करके दे रहे हो। कि तुम्हें पता नहीं है, उन किसानों को पता नहीं है कि गन्ना कैसा है, कैसा जहर लगा करके बेचा जा रहा है, पता है। हर एक किसान इस गन्ने के जूस को पी नहीं सकता जिसको पता। और मैं उन व्यक्तियों से भी इस बात कहनी चाहूंगा कि जो बड़े चाव से जूस पीते हैं, हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, वे ध्यान रखें वो जहर पी रहे हैं। गन्ने का वो जूस नहीं है, उसमें ऐसे घातक केमिकल लगे हुए हैं जो कई महीने तक नष्ट नहीं होते हैं। और किसानों के पास में कोई भी है, जैसा और दूसरे व्यवसायी केवल अपने बारे में सोचते हैं, किसान भी ऐसे ही सोच रहा है। जहां रोगों का कारण, अनेकों कारण दूसरे और भी हैं, लेकिन उसमें किसान की भी भूमिका है। जो सब्जी बाजार में लाई जा रही है वो किसानों के द्वारा लाई जाती है, जो फल लाया जाता है वो किसानों के द्वारा लाया जाता है, और उसमें बिचौलिया भी शामिल है। दोनों व्यक्ति मिलकर, बिचौलिया भी किसान भी, कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जितने केमिकल किसान डाल सकता वो किसान डाल रहा है, जितने केमिकल बिचौलिया डाल सकता उतने बिचौलिया डाल रहा है, और कीमत जिससे ली जा रही है सब उसे जहर परोस रहे हैं। वो पूरी कीमत दे रहा, उत्पाद से 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी तक कीमत ले ली जाती है, लेकिन फिर भी उसे जहर दिया जाता है। मैं उन किसानों से पूछना चाहता हूं जो उसको पता है, जो तो सब्जी आज बाजार में लेकर के जा रहा है, तेने उसके ऊपर केमिकलों का छिड़काव किया है, और तू शाम को छिड़काव करके सुबह बाजार में भेज रहा है, अपने घर तो नहीं खा सकता उसको चाहिए कि यदि मैं इस चीज को अपने बच्चों को खिला सकता हूं तो बाजार में ले जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि वो प्रणाली पूंजीपति द्वारा होती है, जो अब यहां ये सुनिए, यदि पूंजीपति तय करता है कि मैं आपके रेट वस्तु, तैयार वस्तु को, गेहूं है या गन्ना है या धान है या चना है या मक्का है, मैं इस रेट पर खरीदूंगा, तो वो व्यक्ति उसकी क्वालिटी तैयार करने पर भी उसको बाध्य करेगा। वो ऐसे ही नहीं कि वो सड़ी भुसी कुछ ही तैयार कर दे और उसे वो ले लेगा। ये वहां निजीकरण में एक दिक्कत आएगी और एक क्वालिटी सुधार का लाभ भी होगा। अब एक और समस्या आएगी, अब ये लोग बात कह रहे हैं कि आज जो हमारे किसान भाई आंदोलन चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो जमाखोरी शुरू हो जाएगी, और जमाखोरी शुरू होते ही जो रेट हैं वो मार्केट में उनके अनुरूप हो जाएंगे जिनके पास में होगा, जो बड़े पूंजीपति हैं। लेकिन इसमें एक और बात मैं कह देना चाहूँगा कि इसमें सरकार ने एक प्रावधान भी दिया है कि जो किसान है, और यदि वो आज की तारीख में अपना माल बेचना नहीं चाहता, सुने वो किसान भाई भी, शायद उनको इस बात का पता है या बताया गया या नहीं बताया गया, ये भी प्रावधान
इनके अंतर्गत था कि यदि किसान का माल उस रेट पर नहीं बिक रहा जिस पर वो बेचना चाहता है, तो वह अपने माल को स्टोर कर सकता है और उस स्टोर माल का 80% पैसा लोन ले सकता है, और जब वो अपना माल बेचना चाहता है जब बेच दीजिए। तो देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो बात अलग है कि यदि कागज जमाने में दिक्कत आए तो कागज जमाने तक एमएसपी भी बना दी जाए तो भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये एक व्यवस्था वहां दी गई थी। और यदि ये व्यवस्था एक और मैं बात कह देना चाहूंगा सरकार के उसमें भी और देश के हित में भी, कि जैसे अब एक यदि ये बात लागू हो गई होती एमएसपी की बात, जो व्यवस्था है जो सिस्टम है, जो 3 कानून चल गए होते, तो क्या होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3-3 रुपया किलो में देने के लिए बाध्य है, ये नीति भी, ये पॉलिसी भी, ये जो इनकी स्कीमें हैं, ये भी देश के हित में नहीं है। इनमें एक बहुत बड़ा घोटाला होने की संभावना पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। अब इतना स्टोर करना, स्टोर करके फिर उसे 3 रुपये किलो में वितरण करना, फिर उसका हिसाब रखना, जबकि यहाँ ये भी पता नहीं है कि कितने इनके जो राशन कार्ड हैं, कितने इनके राशन कार्ड हैं, कितने पर माल चला गया है। जो डीलर हैं, जो राशन कार्ड के डीलर हैं, जो राशनों को वितरण करते हैं, वो कितने घोटाले करते हैं। मूल रूप से जो वितरण करते हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये यदि वो आप सरकार चाहती है कुछ गरीब का हित हो, जिसे 3 रुपये किलो में अनाज मिलना ही चाहिए, और उसे जितना वो अनाज दे रही है उसके खाते में वो पैसा क्यों नहीं भेज देती? भाई जो आप सब्सिडी आखिर दे तो रहे हो, आप घुमा फिरा करके क्यों देना चाहते हो, सीधे क्यों नहीं दे देते? ऐसी जो समिति बनी, शांता कुमार समिति, उसने एक और भी अप्रोच की कि आप जैसे खाद देते हो किसान को, और जो किसान को खाद देते हो उस पर आप सब्सिडी देते हो, तो जो आप सब्सिडी जिस आधार पर देते हो, एकड़ के आधार पर जितनी आपकी बढ़ती है, 1 एकड़ में इतनी हमारी इतना खाद लगना चाहिए, तो उस खाद के आधार पर जितनी उसकी सब्सिडी होती है उसके सीधे खाते में भेज दीजिए। आप उसे क्यों देना चाहते हैं कि जब वो खाद बिकता है वहां जाकर के वो देना चाहते हैं? तो ये ऐसी बातें हैं जो दोनों तरफ विचारणीय हैं, उनको विचार करके देश के अंदर अच्छी व्यवस्था, जिसके लिए माननीय मोदी जी ने ये बात कही है कि कहीं यदि हमारी न्यूनता रही है तो उस पर पुनः अच्छी तरह विचार करने के बाद में हम ये लागू करेंगे। तो ये जो एमएसपी है, जो हमारे किसान भाई वहाँ आंदोलन आज भी किए हुए हैं और वो कर रहे हैं, और जो एक आंदोलन का रूप था और जो एक आंदोलन का रूप है वो रूप नहीं रहा। वो भी भाई हैं जिनको इस आंदोलन की वजह से परेशानी हो रही है। आपस में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। केवल एक व्यक्ति, एक बाप के मान ली 4 बेटे हैं, तो एक बेटा ये बात कह सकता है मुझे तो अपनी चिंता है, मेरे बालकन की चिंता, दूसरे 3 के बच्चे कहीं जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो घर का मुखिया है, माने कि जैसे प्रधानमंत्री है, और वो पूरे देश का दायित्व उसके ऊपर है, उसका गरीब का भी दायित्व है, उसका जो एक व्यवसायी है उसका भी दायित्व है, उसी के ऊपर एक वृद्ध का भी दायित्व है, गरीब का भी दायित्व है, रईस का भी दायित्व है, काश्तकार का भी दायित्व है, किसान का भी दायित्व है, जमींदार का भी दायित्व है, और एक पूंजी का भी व्यवस्था करना। कुछ लोग बाग है जो पूंजीपति हैं, ऐसा समझते हैं जैसे कोबरा हो, और सभी पूंजीपति बनना चाहते हैं। देखो अफसोस की बात है, जिसे कोबरा समझते हैं सब बनना चाहते हैं। यदि पूंजीवाद ना हो, पूंजीपति ना हो, अति तो सर्वत्र वर्जित है। यदि पूंजीपति नहीं हो तो ये विश्व की उन्नति नहीं हो सकती। और ये पूंजीपति में ज़्यादा सर 10%, 5% या 20% तक आते हैं। 80% जो वर्ग नहीं आता है, और यदि वो 20% पूंजीपति वाले नहीं हो तो ये 80% भूखे मर जाएंगे। यहाँ कोई दो मत नहीं है। ना तो
उन 20% की कोई कीमत है, मगर 80% के कोई विचारों को पैदा करते हैं, योजना बनाते हैं, इनके लागू करने वाले यही होते हैं। तो अब इस विषय में मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हैं, कि हर पहलू पर विचार करके, एकाकी नहीं, हर पहलू पर विचार करने के बाद में ही आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए। अभी जैसा आपने 29 तारीख का निर्णय किया था, अब हम फिर के यात्रा निकालेंगे और वहाँ ट्रैक्टर रैली ले जाएंगे, ट्रैक्टर रैली रहेगी। इस पूरे देश ने 26 जनवरी की भी आपकी ट्रैक्टर रैली देखी थी, और आपको यदि अब सरकार की तरफ से कठोरता ना दिखाई होती तो आपको 29 तारीख की रैली, 29 नवंबर की रैली, ट्रैक्टर रैली ऐसी ही होती जैसी 26 जनवरी की रैली थी। आपने पहले भी कही थी कि हम बहुत शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, लेकिन आपने कितना शांतिपूर्ण मार्च किया था आप भी जानते हो, और ये पूरा देश भी जानता है। और आप एक मांग कर रहे हैं कि जिन पे केस लगाए गए हैं उन सब से केस वापस कर लिए जाएं। सरकार भी उसमें दुर्बलता दिखा रही है। यदि क्या लाल किले पर किसी भी व्यक्ति को ध्वज फहरा देने का अधिकार है? आंदोलन के नाम पर किसी मार देने का अधिकार है? ऐसे तो आ जाएंगे, कल को मुसलमान आंदोलन करेंगे, वो वहां पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। जैसा सिखों ने अपना झंडा लगा दिया था, कल हिंदू आंदोलन करेंगे, वो भगवा लगा देंगे। फिर क्या ईसाई आएंगे, वो अपना झंडा लगा देंगे। तो ये तो रोज झंडा लगता रहेगा, और फिर ये शर्त लग जाएगी कि हमारा आंदोलन वापस जब होगा जब ये केस वापस होंगे। किसी ये मार दो, किसी ये कुछ भी कर दो तो केस वापस हो जाएंगे। हाँ, यदि वाकई में कोई ऐसा संगीन दोषी नहीं है, वो एक उसी में अब भाई जो बहुत बड़ी भीड़ है, सत्यता नहीं हो पा रही है, दोषी है, निर्दोष है, कहने में बहकाने में चला गया, तो उनके बातों पर विचार करना चाहिए। और जो वाकई असली दोषी हैं तो उनको छोड़ देने का सरकार को भी अधिकार नहीं है। यदि वो भी ऐसा करती है तो अपने अधिकार की यानी अवहेलना करती है और अनाधिकार चेष्टा है। अभी एक और बात सरकार ने कर दी है कि जो पराली जलाई जाएगी उस पर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। देखो, ये भी एक दुखद बात है। क्या जहां किसानों को इस बात की चिंता, जो मैंने धान पैदा किया है और उस धान की मुझे पूरी कीमत मिले, उसके लिए सरकार बाध्य हो, तो क्या उन किसानों को जिसने अपनी धान बेचने के लिए सरकार को बाध्य किया, और जिनको सरकार धान लेकर जिन्हें खिलाने के लिए बाध्य है, क्या उनकी रक्षा के लिए बाध्य नहीं है? वो एक व्यक्ति को, ये सरकार को चाहिए, उसको कानून तो रहना चाहिए। कोई भी विधि बनाती, कोई भी ऐसी व्यवस्था करती, कोई केमिकल बनाती या कोई ऐसी व्यवस्था करती जिससे ना जलाया जाए, लेकिन ये जला देने का अधिकार कैसे हो गया? और मुझे बड़े अफसोस की बात है कि जो कल तक केजरीवाल ये कहता था कि जितना भी दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, रोग हो रहे हैं, उसका कारण पंजाब है, और आज वही व्यक्ति इस बात की सिफारिश कर रहा है कि ये पुरानी नहीं जलानी चाहिए। तो इनका दीन ईमान का ही पता नहीं लगता इन व्यक्तियों का दीन ईमान क्या है, चाहते क्या, कैसे इस देश को चला सकते हैं। इतनी अपनी कोई तो सोच है नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ऐसे ही जिन बातों को लेकर के कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा ये सब डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने ये बातें लागू क्यों नहीं की थी? उनका मंसूबा किसानों को तो हथियार बनाना है, देश की व्यवस्था से, सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। वैसे असलियत तो यह है मेरे साथियों, देश के लोगों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि ये पार्टी ही देश का विनाश का कारण है। बात आई को समझ में? ये पार्टी देश का विनाश का कारण है। यदि यहां वेद की व्यवस्था लागू हो जाए, इस भारत के अंदर यदि वेद की व्यवस्था लागू हो जाए, तो इन कमेटीन की कोई आवश्यकता नहीं है। और मात्र 5 वर्ष के लिए वेद की व्यवस्था लागू कर दीजिए इस देश के अंदर, मात्र 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष की व्यवस्था लागू करने के बाद में इस देश की वही स्थिति हो जाएगी जो पहले जैसा सोने की चिड़िया थी। यहां पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, यहाँ जात पात के झगड़े नहीं रहेंगे, यहाँ संप्रदाय के झगड़े नहीं रहेंगे, यहाँ कोई रोगी बिना दवा के नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिगर वस्त्र के नहीं रहेगा।
कैसे रह सकता है, इसके ऊपर हम आगे वीडियो बना करके डालेंगे। अब मैं इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे भाई आंदोलनकारी हैं वो अपने को एक पक्ष ना समझें, वो भी एक भारत का अंग समझें, जिनके लिए वो साधन जुटाते हैं, अनाज जुटाते हैं। जहां वो क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं वो क्वालिटी पर भी ध्यान दें। और ऐसा जैसा उन्हें आत्मा से विचार करना चाहिए कि जिस गन्ने के गुड़ को तुम दुनिया को खिलाते हो, जिस सब्जी को तुम दुनिया को खिलाते हो, क्या आप उसे खा लेते हो? यहां तक भी नहीं है, जो बड़े काश्तकार हैं वो गेहूं भी नहीं खाते, वो धान को भी नहीं खाते जो औरों को करते हैं। अपने लिए और गेहूं तैयार किए जाते हैं, अपने लिए धान और तैयार की जाती है, अपने लिए गुड़ और तैयार किया जाता है, और इस देश के लिए और चीज तैयार की जाती है। और अधिकार के नाम पर देश पर यह थोपा जाता है कि तुमको ये चीज देनी पड़ेगी। हाँ, मैं चाहता हूं अधिकार है, किसान राजाओं का राजा है, उसका हित होना चाहिए, उसका अनित नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये अलग विषय है। जैसा है कि कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसको तो पेंशन दी जाती है, और मान लिया वो किसान है तो वो भूखा मर जाए वृद्धावस्था में। ये दोषपूर्ण नीति तो है, ये तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाकी बात कोई भी नहीं चल सकती, सभी बातों पर विचार होना चाहिए। जो ये एमएसपी की जो मांग किसान भाई कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री पर वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए अवसर देना चाहिए। और अच्छी तरह जो कमी रही है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मेरा आत्मा का ज्ञान है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यदि वो कुछ वो कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो उनकी व्यवस्था मजबूरी है, चाहे भले कोई भी निर्णय हो। लेकिन यदि उनके सामने कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो वो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। समझिए, कोई भी हम गलत कार्य दो अवस्थाओं में करते हैं, या तो मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ हो या मैं किसी से बाधित हूं। तो मुझे लगता है मेरी आत्मा में ऐसा ज्ञान है, और मुझे लगता है ये सत्य भी है कि जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो उनका निर्णय यदि कहीं ऐसा है कि वो जिसे नहीं चाहते हैं, तो या तो उनकी बाध्यता है, असमर्थता है, लेकिन उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो उनकी इस भावना की कदर करते हुए, ऐसे महापुरुष के विचारों की कदर करते हुए, हो सकता है कि आप मोदी की बातों से सबसे सहमत ना हो, इसकी कोई शर्त नहीं है। और यह भी शर्त नहीं है मैं जो इतने विशेषण मोदी जी की लिए लगा रहा हूं, मैं भी उनकी सब बातों से सहमत हूं, यह भी मेरे लिए बात नहीं है, मैं भी बात नहीं इस बात के लिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जैसी स्थिति परिस्थिति है, यदि टिकैत जी को, राकेश टिकैत जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और जब उनसे एमएसपी की मांग की जाए, तो शायद फिर क्या होगा, अनुमान लगा लीजिए, यहां चरण सिंह जी की सरकार थी, हेलो, और गन्ने की क्या स्थिति थी? इस बात से नकार सकते हैं क्या? तो आप एकाकी मत सोचिए, पूरे देश के बारे में सोचिए, व्यवस्था के बारे में सोचिए, एक सिस्टम के बारे में सोचिए। सबका भला होना चाहिए, एक का भला नहीं होना चाहिए। एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों की रक्षा हो, न कि एक की हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।